हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस चैनल पर हम लोग जैक बोर्ड के स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग अभी के समय जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम क्लास 9 से विज्ञान विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को हल करेंगे और समय के साथ जो भी चीज जरूरत होंगे हम सब करवाएंगे। तो आज आइए प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। ये है आपका मॉडल पेपर। ये 2023 का ही है। एक्चुअली जैक ने भी 2024 के लिए जारी नहीं किया है। जैक की साइट पर ये सिर्फ यही अवेलेबल है। तो आइए इसको करते हैं, क्योंकि सीखते रहिए, बाकी अगर जारी करेगा तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, शुरुआत में भौतिक विज्ञान के प्रश्न है, फिर रसायन विज्ञान के, लास्ट में जीव विज्ञान के हैं। तो क्रमशः हम लोग हल करते चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। यहाँ पर देखिए कुछ राशियों के जोड़े दिए गए हैं, भौतिक राशियों के, पूछ रहा है किन किन के मात्रक समान होते हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं। जैसे पहला है चाल तथा वेग। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों राशियों का मात्रक समान है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं और राशियों के क्या क्या मात्रक होते हैं। जैसे त्वरण, त्वरण का क्या मात्रक होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है त्वरण के साथ दिया है विस्थापन। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। बल तथा संवेग का देख लिया जाए, विस्थापन का होता है मीटर। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात किलोग्राम इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही अगला ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अगर कोई वस्तु दूरी तय कर रही है और उसमें दिशा शामिल हो जाए, अर्थात किसी निश्चित दिशा में दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि यह एक सदिश राशि बन जाती है और इसको एक नया नाम दिया जाता है और वो है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने जल्दी ही चर्चा किया ऊपर के प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है वेग का। तो यहाँ पे फिर से आ गया है, ये देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक किसका होता है? त्वरण का। किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक तो है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड कभी यूज नहीं किया जाता। खाली प्रकाश के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिखा जाता है जनरली, नहीं। हालांकि मात्रक तो है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक कौन सा है? वो है मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में, स्वचालित का अर्थ है कि जिसमें इंजन लगा होता है, ऐसे बाइक हो गया, ट्रेन, कार, जो भी है, इसमें एक ऐसा यंत्र लगा रहता है जो किसको नापता है? दूरी को। तो कह रहा है उस यंत्र का क्या नाम है। स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे, बाइक में ही देख लीजिए, तो उसके सामने ही लगा रहता है 2 यंत्र मुख्य रूप से। एक तो उसमें स्पीड बताता है, जैसा कि नाम से इसको आराम से पहचान जाएंगे। जो स्पीड बताता है वो है स्पीडोमीटर, और जो यंत्र दूरी बताता है उसमें देखिए मीटर जैसा चलता है, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। तो इसका आंसर है ओडोमीटर। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि पिंड का द्रव्यमान, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया इसने, तो कह रहा और वेग कितना कर दिया? आधा। तो पिंड के संवेग में क्या परिवर्तन होगा? आइए स्टूडेंट हम देख लेते हैं। हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो मान लो पहले द्रव्यमान m था और वेग था v, तो संवेग उसका कितना था?
P1 मान लीजिए। अच्छा, बाद में क्या कह रहा है कि बाद में इसका जो द्रव्यमान है, मान लीजिए बाद में संवेग हो गया P2 और बाद में द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान 2 गुना मतलब 2m है बाद का द्रव्यमान, और बाद में वेग कितना हो गया है, आधा, आधा मतलब v/2। तो इसको हल करिए तो देखिए फिर से क्या आ जा रहा है, m गुणे v, अर्थात जो पहले मान था उसके समान ही है, अर्थात P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन दुगुना हो जाएगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है वही रहेगा, तो यही है सही आंसर, क्योंकि संवेग का मान हम लोग देख रहे हैं कि समान है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनके द्रव्यमान दो दिया है 6 किलो एक है और एक 34 किलोग्राम की है। तो कह रहा है इनके जड़त्व के बीच क्या संबंध होगा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जड़त्व की परिभाषा के समय भी हम लोगों ने चर्चा किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि जड़त्व क्या होता है। परिभाषा में ही हमने देखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है, अर्थात किसी वस्तु का जड़त्व कितना होगा इसको कौन डिसाइड करता है, उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर समान होगा तो जड़त्व समान होगा, द्रव्यमान अगर अलग अलग है तो जड़त्व भी अलग होगा। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान 6 किलोग्राम ए का है, बी का 34 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान ही जब जड़त्व है एक तरह से, तो जड़त्व देखिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, अर्थात ए और बी में बी का द्रव्यमान 34 किलो है, 34 किलोग्राम, तो बी का जड़त्व भी अधिक होगा। तो दिए गए प्रश्न में देखिए पहला कह रहा है ए का बी से अधिक होगा, तो ये तो गलत है क्योंकि बी ए का तो कम है। दूसरा कह रहा है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तो यही है सही आंसर, क्योंकि बी का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए बी का जड़त्व भी अधिक होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहा है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं न्यूटन के 3 नियम है, इसमें से जो पहला नियम है वो जड़त्व पर आधारित होता है। पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी, या अगर वो गति की अवस्था में है, अगर वो गतिमान है कोई वस्तु तो क्या होगा, वो वैसे ही गतिमान रहेगी जैसे कि है, अर्थात उसकी गति पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो एक समान वेग से गतिमान रहेगी, उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देख रहे हैं इन दोनों में हो क्या रहा है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। नियम क्या कहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि बाह्य बल अगर शून्य है तो वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगी। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। और ऐसा संभव क्यों होता है, हम जानते हैं कोई वस्तु चाहती है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहे, और ऐसा क्यों चाहती है, उसके जड़त्व के कारण, इसीलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक, आइए देखा जाए अगला नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टूडेंट, हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा है इसको, न्यूटन के नियम पढ़ते समय हमने देखा था कि न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है रॉकेट। थर्ड लॉ क्या था कि बल जो होते हैं हमेशा जोड़ा में लगते हैं, अर्थात सिर्फ एक बल लग रहा हो एक वस्तु पे ऐसा संभव नहीं है। जब भी बल लगता है आप देखेंगे हमेशा वहां पे दो वस्तुएं रहेंगी, एक दूसरी पे बल लगाएगा तो दूसरा पहले पे बल लगाएगा, और एक बल को यदि हम क्रिया बल कहें तो दूसरे वाले जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, अर्थात क्रिया के स्वरूप जो क्रिया होती है वो कहते हैं प्रतिक्रिया। हालांकि दोनों एक साथ लगते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया जो है इनका मान क्या होता है, समान होता है, इनका मान क्या होता है, समान, और दिशा क्या होती है, विपरीत। तो
ये है न्यूटन थर्ड लॉ। और हम जानते हैं कि रॉकेट इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं रॉकेट में भरा होता है ईंधन, और जब ईंधन इसका जलता है तो इसके बैक साइड से ये गैसों को बहुत तेजी से पीछे की तरफ ढकेलता है। जब रॉकेट गैसों को पीछे की तरफ निकालता है, ढकेलता है, तो ये जो गैस है रॉकेट को आगे की तरफ ढकेलेंगी और इसी वजह से रॉकेट गति करता है। तो अगर हम एक बल को माने क्रिया तो दूसरा बल क्या हो गया? प्रतिक्रिया। अर्थात ये किस नियम पे कार्य कर रहा है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। और ये तृतीय नियम क्यों होता है? ये होता है संवेग संरक्षण की वजह से संभव होता है। तो आपको अगर नियम पूछता कि न्यूटन के किस नियम पे कार्य करता है तो आप कहते कि गति के तृतीय नियम पे, हालांकि उस रूप में नहीं दिया है। यहाँ कह रहा है ऊर्जा के संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण और संवेग के संरक्षण। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि रॉकेट के उड़ने के कारण ऊर्जा का संरक्षण नहीं है, इसके उड़ने के कारण संवेग का संरक्षण है। और द्रव्यमान भी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, द्रव्यमान यहाँ पे कुछ जल के ऊर्जा में बदल जा रहा है, गैस तो यहाँ पे द्रव्यमान इकट्ठा नहीं है, इसका उड़ने के कारण द्रव्यमान का संरक्षण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? संवेग का संरक्षण। संवेग के संरक्षण का नियम क्या कहता है? हम लोगों ने देखा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें तो F इक्वल टू होता है डेल्टा P बटे डेल्टा T। अर्थात किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए बल के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं बराबर होता है। और यदि बल शून्य हो, बाह्य बल का मान शून्य हो, तो संवेग संरक्षित रहता है। तो देखिए रॉकेट और गैस मिलकर एक सिस्टम बनाती है, तो बाहर से कोई बल नहीं लगा रहा है, रॉकेट गैस पर बल लगा रहा है, गैस रॉकेट पे बल लगा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? संवेग संरक्षण के नियम के कारण। आइए देखा जाए, अगला प्रश्न है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई मनुष्य है, देखिए उसका दिया है द्रव्यमान, तो कह रहा है इस मनुष्य का चंद्रमा पर क्या भार होगा। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। हम जानते हैं भार की परिभाषा क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पे जिस ग्रह पे है, किसी ग्रह चाहे पृथ्वी पे हो या चंद्रमा, जिस भी ग्रह पर है, उस ग्रह के द्वारा उस वस्तु पे, ग्रह हो या उपग्रह, उसके द्वारा उस वस्तु पे लगाया गया बल भी क्या कहलाता है? भार। और हम जानते हैं भार को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भार इक्वल टू होता है M इंटू G, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, G का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा पे जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, मान लो इसको G डैश से दिखाएं, तो इसका मान लगभग कितना होता है? G/6। तो चंद्रमा की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? 10/6। तो आइए देखा जाए चंद्रमा पे भार कितना होगा उस वस्तु का। हम देख रहे हैं कि भार बराबर होता है M इंटू G। तो द्रव्यमान M क्या होता है? द्रव्य का मान, अर्थात आदमी के अंदर का पदार्थ का मान, जो कि बराबर रहेगा, तो M का मान तो 60 ही रहेगा, इंटू G का मान क्या हो जाएगा? 10/6। तो इसको जो है रख देंगे आप, तो कितना आ रहा है देखिए, 6 से 10 टाइम जाएगा, 10 धाम में 100, अर्थात 100 न्यूटन। क्योंकि भार क्या होता है? बल होता है, तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। स्टूडेंट देखिए, एक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ रहा है, इसका अर्थ है आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर दो द्रव्यमान है, मान लीजिए एक द्रव्यमान है M1, दूसरा द्रव्यमान है M2, अगर ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है किस पर निर्भर करता है? ये समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पर हमने देखा था आ जाता है कांस्टेंट, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो हालांकि ये जो है कांस्टेंट के मान की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ कह रहा है कि यदि बीच की दूरी
खाली दूरी के साथ बल में संबंध पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूरी और बल में क्या संबंध होता है? गुरुत्वाकर्षण का बल का मान बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हमें इतनी की ही जरूरत है। तो कह रहा है बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। तो आइए देखा जाए, अगर हम दूरी को आधा कर देंगे तो क्या होगा बल पे प्रभाव? दूरी जो था पहले 1 था मान लीजिए, अब हो गया कितना? 1/2। तो दूरी आधा हो गया, तो बल किस प्रकार बदलेगा? बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका हम दूरी अगर 1/2 हो गया तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 4/1। अर्थात बल का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? 4/1 गुना, अर्थात 4 गुना। इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। आइए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है ध्वनि किस किस माध्यम से चल सकती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ध्वनि एक जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में चल सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ठोस, तरल, गैस, सभी, अर्थात उपरोक्त सभी आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? तो जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर के प्रश्न में चर्चा किया कि ध्वनि एक कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन। आइए देखा जाए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि मानव की या सभी जीवों की उनकी एक क्षमताएं होती है कि किसी चीज को कितना वो सेंस कर सकते हैं। वैसे ही ह्यूमन अर्थात हम लोग मानव के लिए जो हमारे कान बने हैं, तो हमारे कान की एक लिमिट है सुनने की, अर्थात ध्वनि को महसूस करने की एक लिमिट है। लिमिट क्या बनी है कि हम मिनिमम 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं और अधिकतम रेंज कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज, अर्थात 20,000 हर्ट्ज। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की अगर आवृत्ति की ध्वनि है तो हम उसको सुन सकते हैं। इससे अगर 20 से कम होगा तो हमारा कान उसको महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तब भी हमारा कान उसको महसूस नहीं कर पाएगा। हालांकि जो नवजात शिशु होते हैं तो उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और वो इससे भी थोड़ा सा ज्यादा, लगभग वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को महसूस कर सकते हैं। हालांकि एक वयस्क व्यक्ति में जो इसकी वैल्यू होती है, अधिकतम वैल्यू कितना मानना है आपको? 20 किलो हर्ट्ज, अर्थात 20,000 हर्ट्ज। तो यह है राइट आंसर, ऑप्शन ए ही देखिए दिया है, सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, देखिए ये फिजिक्स के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, अब केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हैं। आइए हम इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। अलग अलग तरह के कण हैं और खुद से मिल रहे हैं, तो हम जानते हैं स्टूडेंट इसको हम कहते हैं विसरण, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक इत्र की शीशी अगर है आपके पास, इत्र मतलब क्या, जिसको सेंट भी आप लोग कहते होंगे, तो इसकी शीशी खोल देंगे तो इत्र के जो अणु हैं वो स्वतः इससे निकल के बाहर हवा के अणुओं में के बीच में जो जगह है उसमें मिलते रहते हैं, स्वतः मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विसरण, इत्र के अणुओं का विसरण। और एग्जाम्पल है जैसे पानी है और पानी के अंदर स्याही की कुछ 2 बूंदे डाल दीजिए, तो आप देखेंगे स्याही धीरे धीरे पूरे पानी को में मिल जाता है, सब जगह एक समान रूप से उसको मिक्स हो जाता है, अर्थात एक कैसा मिश्रण बना लेता है? समांग मिश्रण बना लेता है। समांग मतलब सम अंग, अर्थात हर जगह एक समान मिश्रण बना लेता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। परासरण में ऐसा नहीं होता। परासरण में के केस में हम जानते हैं वहां पर जरूरी होता है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। परासरण के केस में 2
विभिन्न पदार्थों के बीच में एक झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य होती है, अर्थात इसमें से कुछ चीजें तो एक पार से दूसरे पार जा सकती हैं लेकिन दूसरे पार तरफ से पहली ओर नहीं जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किशमिश जो होता है उसको अगर हम पानी में भिगो दें तो क्या होगा, किशमिश के अंदर पानी की सांद्रता बहुत कम है, तो इसको अगर हम पानी में डुबो देंगे तो देखिए इस झिल्ली में से किशमिश के अंदर का कोई मटेरियल बाहर तो नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे बहुत समय बाद किशमिश फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि इसमें पानी अवशोषित हो जाता है, पानी इसके अंदर चला जाता है। तो किशमिश की जो झिल्ली है उसका बाहरी सतह, वो सोचिए अंदर से बाहर नहीं आने दे रहा लेकिन पानी बाहर से अंदर जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं परासरण। हालांकि इस प्रश्न में कह रहा है कणों का स्वतः मिलना डायरेक्ट, और वो है विसरण। आइए देखा जाए आगे के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है। स्टूडेंट, गलनांक का अर्थ क्या होता है? अर्थात गलना क्या होता है कि बर्फ जब गल के क्या बनेगा? पानी बनेगा, सिंपल सी बात है। तो वह तापमान जिस पर बर्फ ठोस अवस्था से अर्थात H2O की बात करें, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाए, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें बर्फ जो है वो जल में बदले। हालांकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बर्फ का जो गलनांक है उसी को हम जल का हिमांक भी कहते हैं, अर्थात वो ऐसा तापमान है जिस पर बर्फ जल में भी बदलता है और जल बर्फ में भी बदलता रहता है, तो उस तापमान को हम दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है बर्फ का गलनांक, और इसका मान हम जानते हैं कि 1 atm प्रेशर पर अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर इसका मान कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग तो जानते ही हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ जो है जमती है, या तो कहें 0 डिग्री पे ही बर्फ पिघलती भी है। तो अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो हम जानते हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273.16 से को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से ऐड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 273.16 केल्विन। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीडित किया जा सकता है। स्टूडेंट, संपीडित का अर्थ क्या होता है? दबना, दबाना। तो संपीडित का अर्थ है किसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, दबने का अर्थ ये हुआ कि कोई चीज को दबाएंगे तो कब दबेगा, जब उसके बीच में स्पेस हो, उसके कणों के बीच में गैप हो। तो हम जानते हैं ठोस, द्रव और गैस का अगर हम तुलना करें तो ठोस के अणु तो एकदम नजदीक रहते हैं, उसके अंदर जो परमाणुओं के बीच में जगह रहता है वो बहुत ही कम रहता है। द्रव में थोड़ा सा ज्यादा रहता है गैप, और गैस में बहुत ज्यादा रहता है, अर्थात गैस के अणु एक दूसरे से बहुत ही दूरी पे रहते हैं। तो किसको दबाना सबसे आसान है? वो है गैस। तो दिए गए प्रश्न में जो विकल्प है उनको ध्यान से देखिए, इसमें से गैस कौन है? एक ही विकल्प है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। स्टूडेंट, हम जानते हैं यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का एक ऐसा समूह मिलकर बनाते हैं जिसका एक निश्चित संगठन होता है, अर्थात समांग रूप से होता है। पीतल अगर पूछता कि क्या है तो हम कहेंगे ये यौगिक नहीं है बल्कि ये क्या है, मिश्रण है, मिश्र धातु इसको कहते हैं। अच्छा, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है, नीचे वाले प्रश्न में है, ये देख लेंगे उसको वहीं पर। यहाँ पे जल देखिए, जल क्या है, H2O। इसमें हम देख रहे हैं दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं, और हमेशा जब भी जल हम लेंगे इसका यही निश्चित संगठन रहेगा, अर्थात जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु है उनके मोलों का एक निश्चित अनुपात रहेगा, अर्थात जब भी जल हम लेंगे उसमें देखेंगे 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल होगा ऑक्सीजन के अणु, परमाणु, इस तरह से मिलकर बनेगा। तो यौगिक इसमें से कौन आंसर है, जल।
बी देखिए क्या है, ये यौगिक नहीं है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु एक मिश्रण जैसा होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीतल किस मिश्र धातु का मिश्रण है? जैसा कि हमने देखा था, शुरू में ही चर्चा किया, किसी में देखने वाले हैं तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अगर हम कॉपर में जिंक मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु तैयार होती है वही कहलाता है पीतल। और एक सुने होंगे आप लोग कांसा। तो कांसा क्या होता है, उसमें हम कॉपर में अगर हम मिलाते हैं जिंक तो बनता है पीतल। लेकिन यदि हम कॉपर में मिलाएं टिन तो बनता है कांसा। कांसा सुने होंगे आप लोग, पहले के समय में मूर्ति उर्ति ज्यादा बनाते थे। कांस्य यूं पढ़े होंगे हिस्ट्री में आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें तत्वों की संगठन, जिसमें उनका संगठन, यौगिक का संगठन ही बदल जाए तो वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है भौतिक, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें आपका होता है अवस्था के साथ साथ यदि उसका आकृति, आकार, ये सब चीजें भौतिक अवस्थाएं कही जाती है। तो इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन यदि उसके जो पार्टिकल है, या तो कहें जो उसके अणु है, उनकी संगठन में परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहला है जल का बर्फ में बदलना। तो ये क्या है, सिर्फ भौतिक अवस्था बदल रही है। देखिए अगला है, यहाँ है मोमबत्ती का पिघलना। ये क्या है, मोमबत्ती सिर्फ पिघल रही, ठोस है, पिघल के द्रव हो गई। चौथा है लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो लोहा जब बालू में मिल गया तो क्या है, चुप मार के वहीं पड़ा रहेगा, उसमें कुछ अभिक्रिया तो हो नहीं रही है। जो मेन चेंज हो रहा है वो है भोजन का पचना। भोजन जब पचता है तो क्या होता है, भोजन हम जान रहे हैं होता है कार्बोहाइड्रेट या आपका फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य यही होते हैं, प्रोटीन। तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एनर्जी रिलीज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ होता है रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई रासायनिक तत्वों का निर्माण कैसे होता है, कोई अणु का निर्माण हम जानते हैं कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए तत्व अभिक्रिया करते हैं। तो हम जानते हैं कि सोडियम और यहाँ पर बनाना है सोडियम ऑक्साइड, अर्थात इसमें कौन कौन से तत्व रहेंगे, सोडियम और ऑक्सीजन। तो सिंपल तरीका आप जानते हैं कि जब दो तत्वों के से मिलकर यौगिक बना हो तो तरीका है कि एक का संयोजकता दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ लिख दे तो तत्व यौगिक बन जाता है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, और ऑक्सीजन की होती है 2। तो आपका तत्व का निर्माण होगा Na2O। ठीक है, ये होगा ऑप्शन बी सही आंसर। आप इसको संरचना से भी समझ सकते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और सोडियम के पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए इसको लूज करना पड़ेगा, अर्थात इसको किसी को देना पड़ेगा। तो ये अपना इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम भी ऑक्सीजन को ही दे देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने सोडियम की आवश्यकता पड़ी है, 2। तो ये तीनों मिलकर यौगिक बना लेंगे, अर्थात 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। तो क्या बनेगा, Na2O। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? स्टूडेंट, हम जानते हैं मोल क्या होता है। मोल की परिभाषा यहाँ ग्राम के रूप में दिया है, तो ग्राम वाली परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ग्राम क्या होता है, ग्राम द्रव्यमान के रूप में मोल की परिभाषा होती है ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। तो हम कहेंगे मोल का क्या अर्थ है, एक तरह से ग्राम अणु भार। तो आइए देखा जाए
यहाँ कौन सा यौगिक लिया गया है? यहाँ लिया गया है जल। जल का अर्थ होता है H2O। इसका रासायनिक इसमें फार्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? वो होता है 16 प्लस अगर 2 हाइड्रोजन है तो इनका मिलाकर द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 अर्थात 2। तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 18। और हम जानते हैं इसमें अगर हम ग्राम लगा दें तो वही हो जाएगा 1 मोल, अर्थात 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम। तो यहाँ कितना जल लिया गया है? जल लिया गया है 36 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम का 1 मोल है तो 36 ग्राम का कितने मोल होगा? 2 मोल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? जैसा कि हमने स्टूडेंट ऊपर वाले प्रश्न में देखा ही, मोलर द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? उसका ग्राम अणु भार। तो 1 मोल अगर हम ले रहे हैं C2H2 तो आइए इसका जोड़ा जाए। टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है? कार्बन का 1 परमाणु का होता है 12, तो C2 है तो 12 into 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो 1 into 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 और इसमें 2 मिला देंगे और तो कितना हो जाएगा? 26, अर्थात 26 ग्राम होगा इसका 1 मोल का द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का वैल्यू होगा 26। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट ये सिर्फ याद करने वाला प्रश्न है। आपको याद होगा, एक ट्रिक आप लोगों ने याद करके रखा होगा, ईंट पर नाच। ये ट्रिक जो है सबको याद ही होगा। आइए फिर से चर्चा कर लेते हैं इसके बाद। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन, प से मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और नाच में न मतलब न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ये आप लोगों ने याद करके रखा है, फिर भी ये फिर से हमने चर्चा कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का सही आंसर क्या है? जे थॉमसन। देखिए ई ट मतलब थॉमसन, हालांकि थॉमसन लिखा था है। तो ये हुआ आंसर आपका। अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या क्या होगा? कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रश्न बहुत सही नहीं लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु संख्या की परिभाषा क्या होती है? परमाणु संख्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या से परमाणु संख्या की परिभाषा दी जाती है। लेकिन इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन दिया है और न्यूट्रॉन दिया है, तो प्रोटॉन की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, अर्थात हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा होता कि किसी तत्व के न्यूट्रल अर्थात उदासीन परमाणु में, ऐसे बोला होता कि तत्व का जो परमाणु है वो कैसा है? उदासीन। अगर परमाणु उदासीन है उस केस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। लेकिन ये कब होती है? जब उसका परमाणु विद्युत उदासीन हो। तो हालांकि इस प्रश्न में वो यही मान रहा है कि आप उदासीन मानकर चलिए। तो उस केस में अगर उदासीन है तो जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन का जो संख्या होता है वही कहलाता है परमाणु संख्या। तो दिए गए प्रश्न में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, तो उतने ही प्रोटॉन मान रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? 11। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25,
ये कह रहा है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। देखिए बहुत बढ़िया से प्रश्न नहीं लिखा गया है, हालांकि कह रहा है समस्थानिक, तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि समस्थानिक अगर है तो परमाणु का और क्या समान नहीं होगा, नहीं। देखिए समस्थानिक क्या होता है, जो समान स्थान पर रहते हैं, कहाँ पर, आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी में समान स्थान पर आए। और हम जानते हैं आवर्त सारणी जो हमारी बनी है वो किसके आधार पर बनी है, प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर बनी है। अर्थात दो तत्व एक ही जगह पर एक ही स्थान पर कब आएंगे, जब उनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। तो कह रहा है क्या बराबर नहीं होंगे, तो अगर समस्थानिक है तो प्रोटॉन तो बराबर होगा ही, प्रोटॉन बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा मानकर चलिए, लेकिन जो चीज बराबर नहीं होगा वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो दो, अगर किसी तत्व के दो समस्थानिक है तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन के देखिए दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14। ये जो कार्बन है इसको रेडियो एक्टिव कार्बन कहा जाता है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, अर्थात प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 6। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए अगर न्यूट्रल है तो ये भी होंगे 6, लेकिन अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए तो देखिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं 12, अर्थात इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। लेकिन 6 ये जो रेडियोएक्टिव कार्बन है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 14 में से 6 घटा दीजिए। 14 क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसमें से अगर हम प्रोटॉन का माइनस कर दे तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 8। तो देखिए एक में न्यूट्रॉन की संख्या है 6, एक में है 8, तो समान नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट आगे के प्रश्न बायोलॉजी के हैं और इसको बाद में हल किया जाएगा। आप इतना सीखिए पहले, फिर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।